हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्टर हिंदी के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें पेपर में से सवाल आते हैं। और जिस टॉपिक का नाम है बच्चों डिटरमाइनर्स, जैसे कि आप सब लोगों को दिख ही रहा है। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इसके सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में करते चलेंगे। क्या काउंटेबल, क्या अनकाउंटेबल, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या आर्टिकल ए एंड द, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, सब चीज़ों को बच्चों आज हम डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ एक और बात की कि आप लोगों की तैयारी एकदम फुल ऑन चल रही होगी। आप लोग फुल ऑन पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे बिकॉज पेपर अब बहुत ही ज़्यादा पास हैं, घड़ी की टिक टिक चल रही है और हमारे जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं ऐसे हमें धुक धुक भी होती जा रही है। तो आज का टॉपिक जो हम लोग करेंगे ना बच्चों, वो है डिटर्मिनर्स। और मैं उम्मीद करती हूँ डिटर्मिनर्स का टॉपिक जब आप लोग करेंगे मेरे साथ मिलके तमीज से बैठ के एक एक चीज को समझेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी। मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग तमीज से पढ़ते हैं आज तो आप लोगों को डिटर्मिनर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और इसके सवालों में आप पेपर में गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा डिटरमाइनर कहाँ पे किस फॉर्म में लगना है उस हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनर्स। तो पहले समझेंगे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं और उससे पहले देखेंगे कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्वांटिफायर्स जिनको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। और फिर है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि इसके पेपर में से कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला सवाल आता है मैम, व्हाट आर डिटर्मिनर्स, ये डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ना इस सवाल को हल करेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, डिटरमाइनर्स के अंदर ना एक वर्ड आता है डिटरमाइन। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड आता है डिटरमाइन। ये डिटरमाइन का क्या मतलब होता है, ये डिटरमाइन का मतलब होता है पहचानना, पहचानना। लेकिन किसको पहचानना है, हमें ये पहचानना है कि जो भी हमारा नाउन होगा ना बच्चों, क्या होगा, जो भी हमारा नाउन होगा जिसके बारे में हमारे क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस में बात की जाएगी, उसको मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई यानी उसके अंदर कुछ उसकी एडिशनल पॉइंट डालने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि हमें क्या बताया जा रहा है, हम लोग डिटरमाइनर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब एक बच्चे का सवाल आएगा, मैम ये नाउन क्या होते हैं। तो बच्चों, कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग को आप लोग नाउन, थिंग या आइडियाज भी इवन आप लोग इनको नाउन कहते हैं। तो नाउन पास में है, नाउन दूर में है, नाउन एक है, अनेक है, कैसा है, वो सब हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। तो डिटरमाइन वर्ड से निकलता है डिटर्मिनर, जिसका मतलब होता है पहचानना। पहचानना किसको, नाउन को, नाउन कैसा है उसको मॉडिफाई करना, नाउन को, नाउन क्या है हमारा, नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग होता है। समझ में आया बच्चों, कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। हमारे टॉपिक्स के साथ हम बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डिटरमाइनर्स कौन से तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के लिए बच्चों आप लोग अपने पास चाहें तो एक ये टेबल, ये जो हम बना रहे हैं फ्लो चार्ट, ये आप लोग बना सकते हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर सबसे पहली चीज जो बच्चों पेपर के अंदर आती है वो होते हैं हमारे आर्टिकल्स। थोड़ा फॉन्ट अलग ले। सबसे पहली चीज जो बच्चों पेपर के अंदर आती है वो होती है हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के साथ ही हमारे पास आते हैं ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। फिर आते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ऐसे ही हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स और हमारे पास आते हैं क्वांटिफायर्स। जिसको हम लोग आज करने वाले हैं हमारी आज की क्लास में। एक हमारे पास आते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर।
ये सारे टॉपिक बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास में कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पोजेसर डिटर्मिनर्स, हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स क्या होते हैं, हम लोग देखेंगे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास का बच्चों हमारा एजेंडा है इन सारे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स को कवर करना, कि कौन सा डिटर्मिनर हमें क्या बताता है और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोगों ने इन डिटर्मिनर्स को करना है स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करेंगे हमारे आर्टिकल्स से, जो हम बचपन से करते आए हैं। अब आर्टिकल्स माने क्या, What do you mean by articles बच्चों? जब भी आप बात करते हो आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स कुछ ऐसे 3 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास होता है बच्चों इनडेफिनाइट, और एक हमारे पास होता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट्स और एक हमारे पास होते हैं डेफिनाइट्स। इनडेफिनाइट्स कौन से? इनडेफिनाइट्स वो माने बच्चों जो अनक्लियर है, जो कोई भी हो सकता है, और डेफिनाइट मतलब जो हमें क्लियर है। तो इनडेफिनाइट में हमारे पास 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है एन, एक होता है अ। यहां पर हमारे पास बच्चों एक ही आर्टिकल होता है जो होता है द। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। आप लोगों ने बचपन में अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, ABCD पढ़ी होगी और क ख ग घ पढ़ा होगा। तो वहां पर ना बच्चों आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक आप लोगों ने सुना होंगे स्वर और व्यंजन। वहां पर आप लोगों ने सुना होगा स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं इंग्लिश के अंदर? वॉवल्स। और व्यंजन कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। तो स्वर माने वॉवल्स यानी A, E, I, O, U, और हमारे वो क्या होते हैं? वॉवल्स यानी बाकी सारे B, C, D, F, G, H। जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो हमने क्या करना है, अगर आप आर्टिकल समझेंगे ना, तो बचपन से हम एक चीज समझते हैं कि मैम अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम लोग लगाएंगे, अगर वॉवल से स्टार्ट होगा तो हम लोग एन लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, वो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे ना एक शर्त और होती है जो पेपर में पूछी जाती है। आप लोगों को ये तो ध्यान रखना ही है वहां पर कि वहां पर कॉन्सोनेंट या वॉवल है या नहीं। उसी के साथ साथ आप लोगों को मेन जो ध्यान रखना होता है ना बच्चों, वो साउंड का रखना होता है। ये साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ लगती है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, और ये लगता है साउंड ऑफ वॉवल। अब ये साउंड ऑफ वॉवल का क्या मतलब है मैम, ये समझाओ। जैसे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों ये चीज को देखें, अगर मैं आप लोगों को मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल है अबुक, अबुक। तो यहाँ पे ब की साउंड आ रही है, ब एक व्यंजन है तो यहाँ पे अ लग जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने आप लोगों को दिया ये एन यूनिवर्सिटी। अब बताओ, मैंने आप लोगों को दिया एन यूनिवर्सिटी, तो क्या ये एन यूनिवर्सिटी ठीक है? जी नहीं बच्चों, ये एन यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला, एन लगता है साउंड ऑफ वॉवल के साथ, सिर्फ वॉवल के साथ नहीं देखना। अब आप लोग क्या करोगे, मैम यू लगा हुआ है, यू तो वॉवल होता है तो फिर तो ये सही होना चाहिए। तो नहीं बच्चों, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे यू की जो साउंड है ना वो य की है, और य क्या है? य एक व्यंजन है, य एक स्वर नहीं है। तो आप लोगों को अल्फाबेट पे नहीं जाना है, आप लोगों को साउंड पे जाना है। तो साउंड में क्या आ रहा है? य आ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों, वो अ यूनिवर्सिटी होगा, वो अ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर यू जो है ना, ये य की साउंड देता है और अ की नहीं। समझ में आया? ये चीज का खास आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये लो MLA। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या ये MLA ठीक है। आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या ये MLA ठीक है। अब आप लोगों ने सोच लिया MLA गलत है या सही? MLA बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज MLA में ए की साउंड पहले आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? पहले आपको ए की साउंड आ रही है ना। तो ए में ले, तो ए क्या है? ए है एक व्यंजन, सॉरी स्वर, तो स्वर की साउंड आ रही है, इसीलिए ये होगा एन MLA, एन MLA। तो अब ये बताना, एन यूरोपियन कंट्री, ये सही है या ये गलत है? ये गलत है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये कहने को तो ई से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी है? य की। तो एन यूरोपियन नहीं होगा, अ यूरोपियन होगा, अ यूरोपियन कंट्री।
ठीक है बच्चों, आई होप ये पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि अ यूरोपियन कंट्री है एंड यूरोपियन कंट्री नहीं होगा। पेपर के अंदर ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैंने चीज लिखी है इनडेफिनाइट। तो ये इनडेफिनाइट क्यों है? ये इनडेफिनाइट इसीलिए है बिकॉज जब भी अ कहाँ पे लगाओगे, जब भी आप किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना बच्चों, जब भी आप किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो वहां पर आप अ लगाओगे। जब आप बताते हो वो वन है, ओनली वो सिंगुलर है वो चीज, जैसे अ एप्पल यानी एक ही एप्पल है, जब भी आप सिंगुलर चीज को दिखाने के लिए लगाओगे तो भी आप लोग अ ही लगाओगे। अ एप्पल, एन एप्पल सॉरी, और अ बॉल, अ कैट, अ चेयर। तो अ कैट अ चेयर मतलब एक कैट एक चेयर। मैंने बोला आई सॉ अ कैट, मैंने एक कैट को देखा। अब वो कैट कौन सी थी मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए इनडेफिनाइट है, वो मेरे लिए अनक्लियर है, इसीलिए वहां पर मैं अ का यूज करूंगी और एन का या सॉरी द का नहीं। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ट्रिकी पार्ट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर, तो इस ट्रिकी पार्ट को आप लोग याद रखेंगे। अब बच्चों हम लोग आते हैं द के ऊपर। द कहाँ पे यूज होता है? द पहली बात तो बच्चों यूज होता है स्पेसिफिक चीजों के साथ। स्पेसिफिक नाउन की अगर बात की जाती है, स्पेसिफिक नाउन की अगर बात की जाती है तो वहां पर आप लोग द लगाते हो। ठीक है, जहां पर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि ठीक है इसके बारे में बात की जा रही है, वहां पर आप लोग द का प्रयोग करेंगे। वहां पर आप स्पेसिफिक नाउन यानी स्पेसिफिक नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये प्रॉपर नाउन के साथ लगता है। प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया? जहां पर आपने बता दिया कि यही है। जैसे मैंने बोला कि अ ट्री, अ ट्री का मतलब कोई भी ट्री हो सकता है, ठीक है, कोई भी ट्री हो सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला द बनाना ट्री, मैंने बोला द बनाना ट्री, तो यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि मैं कौन से ट्री की बात कर रही हूं। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं कौन से ट्री की बात कर रही हूं। तो जब मैं स्पेसिफाई करूंगी यानी प्रॉपर नाउन के साथ यूज करूंगी तो वहां पर मैं द लगाऊंगी। ठीक है, ये था बच्चों द का पहला यूज। द कहाँ लगता है? द लगता है आप लोगों का कंट्रीज के साथ, कंट्रीज के नेम के साथ। ये आप लोगों का लगता है माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ। ये माउंटेन पीक्स के साथ नहीं लगता है, द माउंट एवरेस्ट नहीं होता, सिर्फ माउंट एवरेस्ट होता है, याद रखना। कंट्रीज के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, रिवर्स के साथ, ठीक है, लेक्स के साथ, सी के साथ, और कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ, कोई भी सिटी के साथ, कोई भी सिटी के साथ, द वैटिकन सिटी, द बनारस सिटी। जब आप सिटी का नाम लगाओगे तो वहां पर आप द को यूज करोगे। और उसके बाद जब आप इंट्रोड्यूस कर चुके हो, टू टॉक आफ्टर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद अ नहीं लगेगा, इंट्रोडक्शन के बाद द लगता जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहां ले सकते हो। जैसे मैं कहती हूं अ मैन is standing on the door, at the door, sorry, standing at the door। एक आदमी जो है वो दरवाजे पे खड़ा है। अब यहाँ पर कौन सा आदमी खड़ा है मुझे अनक्लियर नहीं है, यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया एक आदमी, अनक्लियर, लगाऊंगी। मे बी he is the one you called, मे बी ये वो है जिसको आपने बुलाया था। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। मैंने बोला एक आदमी खड़ा है, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये शायद वही आदमी है जिसको आपने बुलाया था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। तो इसीलिए बच्चों वहां पर मैं द लगाकर आऊंगी और अ नहीं। समझ में आया? अ कहाँ पे लगेगा? अ लगेगा जहां पर आप एक चीज के बारे में बात करते हो और इंट्रोड्यूस करते हो। और द कहाँ पे लगाएंगे बच्चों? द वहां लगाएंगे जहां पर हम उस आदमी को स्पेसिफिकली बात करते हैं। या तो कंट्रीज का नाम है, माउंटेन रेंजेस का नाम है, रिवर का, लेक का, सी का, प्रॉपर नाउन है या सिटी है, वहां पर आदमी का नाम लगेगा। या फिर जब आप इंट्रोडक्शन के बाद किसी भी चीज की बात करते हैं तो वहां पर आप द को लगाकर आएंगे। एक चीज का खास आप लोग ध्यान रखेंगे, peaks do not take द, यानी जो पीक्स होती हैं वो द नहीं लेती हैं। विच मीन्स कि अगर आप माउंट एवरेस्ट लिखते हो, माउंट एवरेस्ट लिखते हो तो ये ठीक होगा। अगर आपने ये लिखा दी माउंट एवरेस्ट तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। समझ में आ गया? यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं आर्टिकल्स।
अब हम लोग आते हैं हमारे ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स के ऊपर। ये ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स क्या होते हैं बच्चों? जब आप बात करते हो नंबर्स की, ठीक है, जब आप लोग बात करते हो किसकी, जब आप लोग बात करते हो नंबर्स की, तो नंबर्स के टर्म्स के अंदर आप लोग ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का यूज करते हो। ऑर्डिनल्स कौन से और कार्डिनल्स कौन से? ये ऑर्डिनल्स आपकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है, ये आपकी पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और कार्डिनल्स आपके नंबर्स बताते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या लेते हैं? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का। दे टेक जैसे द फर्स्ट पोजिशन, द सेकेंड पोजिशन, द थर्ड पोजिशन। एग्जाम्पल टाइम, एग्जाम्पल भी ले लो। कार्डिनल ऑर्डिनल का दे रही हूं पहले। द बॉय स्टूड थर्ड इन द क्लास। दिस इज द फर्स्ट टाइम that I won an award. Third in the class, the first time. इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यही अगर बच्चों मैं अगर आपको नंबर का बना के दिखाऊं, there are 3 birds इन द नेस्ट, तो जब आप नंबर लगाओगे तो वो कार्डिनल, जब आप पोजीशन बताओगे तो वो ऑर्डिनल, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। थिंग्स हियर आर क्लियर टू एवरीवन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स में सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कार्डिनल ऑर्डिनल कौन सा है और किसके साथ लगता है। कार्डिनल का हमारे पास कोई रूल नहीं है, ऑर्डिनल्स द के साथ लग सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब आते हैं बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पे। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव में वापस से ना एक वर्ड आता है बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेटिव में एक वर्ड आता है डिमॉन्स्ट्रेट। जब आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, यानी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दिखाना है। तो आप लोग दिखाओगे कैसे? आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दिखाना है। तो दिखाने के लिए ना बच्चों हमारे पास 4 चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास होता है दिस, एक हमारे पास होता है दैट, वैसे ही एक हमारे पास होता है दीज और एक हमारे पास होता है दोस। तो इन चारों में क्या फर्क होता है? जब आप दिस की बात करते हो ना बच्चों, तो ये एक के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर वन, यूज फॉर वन, और दैट भी इज यूज फॉर वन, ये भी किसी एक चीज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात करती हूं दीज की, तो इट इज यूज फॉर मेनी, ये बड़े सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। और दोज भी, ये भी यूज फॉर मेनी। तो मैम अगर मैं पेपर के अंदर दीज लगाऊं या दोज लगाऊं या अगर मैं दिस लगाऊं या दैट लगाऊं, बात तो एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक एक के लिए और ये दोनों बहुत सारे के लिए, तो मेरी मर्जी में कुछ भी लगा दूं। तो नहीं बच्चों, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से दिस या दैट चूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको उनकी पोजीशन भी दिखाई जाए। अब वो पोजीशन को आप लोग कैसे देखेंगे? जब भी कोई चीज आपके पास है, ठीक है, इट इज नियर टू यू, ये आपके पास में है, और यहाँ पे फार फ्रॉम यू, यहाँ पे ये तुमसे दूर है। जैसे कि मैंने बोला दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, यानी ये मैं नियर वाली चीज की बात कर रही हूं कि पास में जो किताब पड़ी है वो मेरी है। दैट मतलब जो दूर पड़ी है, जैसे दैट कार बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा, तो मतलब वो कार जो दूर खड़ी है। अब ये देखो बुक कितनी है, एक है, यहां पर कार कितनी है, एक है, इसीलिए इनके साथ दैट और दिस लगा। दिस दिखाएगा कि पास में है और दैट दिखाएगा कि वो चीज तुमसे
दूर है, दैट इज गोइंग टू शो कि द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज फार अवे फ्रॉम यू। जिस भी चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो इट इज फार अवे, वो थोड़ी सी दूर है तुम्हारे से, तो वहां पर आप लगाओगे दैट, और अगर वो चीज आपके पास है तो आप लोग लगाओगे दिस। वैसे ही दीज जो होता है ना वो क्लोज की थिंग्स में यानी नियर टू यू को शो करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपको नियर टू यू को शो करता है। और दोज क्या करता है, ये आपको फार ऑफ की चीजों को दिखाता है, फार ऑफ फ्रॉम यू, तुमसे दूर है। जैसे these chains are not mine, ये जो चेन्स पड़ी है यहाँ पर, ये चेन्स देखो ये प्लूरल है, ये मोर देन वन है, तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया, these यूज किया। these chains are not mine। और वही अगर मैं बोलूं those cars are ओल्ड, वो गाड़ियां जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। दोस कार्स, अब देखो कार्स है ना तो इसके साथ दोस यानी दूर वो जो गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, वो सब खराब हैं, ठीक है, सॉरी ओल्ड है, वो सब गाड़ियां जो वहां दूर खड़ी हैं वो ओल्ड हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ पर आपको दिस दैट दीज दोस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास पोजेसिव डिटर्मिनर्स और पोजेसिव प्रोनाउंस। उनसे पहले मैं आप लोगों को एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी करा देना चाहती हूँ। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों जो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं ना, वो 4 कैटेगरीज से आ जाते हैं। जब आप बात करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव की तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड भी किससे आता है, ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यानी अब आप जब बात करते हो और किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव में काउंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग एक करेंगे ईच, एक हम करेंगे एवरी, एक हम करेंगे वन अनदर, और एक हम लोग करेंगे ईच अदर, ठीक है। इसी के साथ एक डिफरेंस मैं आप लोगों को नाइदर और नन के बीच में भी बता दूंगी, नाइदर और नन। तो हम लोगों ने ये एक पेयर है, ठीक है, ये दोनों एक पेयर है और ये दोनों एक पेयर हैं। तो हमारे पास डिस्कस करने के लिए पेयर्स है बच्चों 3, ईच एंड एवरी, वन एंड अदर, ईच अदर, और नन एंड नीदर के पेयर को। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं हमारे ईच एंड एवरी वाले पेयर से। ईच और दूसरा है एवरी, ईच और दूसरा है हमारे पास एवरी। इन दोनों में क्या फर्क है, जब आप ईच की बात करते हो ना तब आप इंडिविजुअली बात करते हो, जब आप ईच की बात करते हो तो यू टॉक इंडिविजुअली, एक एक की बात हो रही है, एक एक, हर एक एक, हर एक एक की बात आप करते हो तो आप ईच लगाते हो उस क्वेश्चन के अंदर, यू टॉक इंडिविजुअली। और जब आप एवरी की बात करते हो तो आप सबकी बात करते हो, सबकी बात कलेक्टिवली। यहां पर आपका जो बात होती है ना वो कलेक्टिवली हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है बच्चों, वो कलेक्टिवली हो जाती है। एग्जाम्पल देख लो इनके, मैं यहां लिख रही हूं ईच की बात अगर करी जाए, ईच कैसे लगेगा, ईच स्टूडेंट gave their best, हर बच्चे ने अपना बेस्ट दिया है। तो यहां पर ईच स्टूडेंट का मतलब हो गया हर एक एक बच्चे ने, हर एक एक बच्चे ने, हर लिखने था एयर लिख दिया, हर एक एक ने अपना बेस्ट दिया है। सेकंड, आई हैव गॉट एंट्रीज फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, यानी तुम सब ने मुझे कलेक्टिवली एंट्रीज दी है, मुझे तुम सब से वो काम
मिला है। तो ये डिफरेंस है ईच एंड एवरी के बीच में। ईच का मतलब एक एक, हर एक को इंडिविजुअली कहकर बोलते हो। एवरी का मतलब जब आप सबकी बात साथ में करते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस को। सेकेंड केस है हमारा ईच अदर और वन एंड अदर का। ईच अदर और वन एंड अदर का जब आप बात करते हो ना बच्चों ईच अदर और वन एंड अदर की, तो उसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना होता है कि ये दोनों भी वापस से दो और दो से ज्यादा के बीच के गैप की बात करते हैं। जैसे ईच अदर कहाँ लगेगा? ईच अदर लगता है बच्चों व्हेन टॉकिंग अबाउट टू। व्हेन टॉकिंग अबाउट टू, जब आप दो चीजों के बारे में बात करते हो तो वहां पर आप ईच अदर लगाओगे। और व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, यहां पर आप मोर से दो से ज्यादा लोगों की बात करते हो। यहां पर दे में भी फेमिलियर, वो हो सकता है दूसरे को जानते हो। दे में बी फेमिलियर, यहां पर दे में नॉट बी फेमिलियर, हो सकता है वो एक दूसरे को ना जानते हो। हो सकता है कि वो एक दूसरे को जानते हो सकता है वो एक दूसरे को ना जानते हो। तो अब आप कैसे पहचानोगे? एग्जाम्पल टाइम, एग्जाम्पल देख लो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे माई नीज आर नॉक्ड विद ईच अदर, यानी मेरे दोनों घुटने जो है ना वो जुड़ गए हैं, ऐसे मेरे दोनों घुटने जुड़ गए हैं। तो ये जनरली एक बीमारी होती है। तो माई नीज आर नॉक्ड विद ईच अदर, मैंने दो पैर है, ईच अदर एक ये, तो वहां पे ईच लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप दो की बात कर रहे हो। अब जैसे मैं यहां कहती हूं एवरीवन बिड वन अनदर गुड बाय आफ्टर फेयरवेल। फेयरवेल के बाद सब बच्चे एक दूसरे को गुड बाय बोल गए। फेयरवेल के बाद सब बच्चे एक दूसरे को गुड बाय बोल गए। अब एक स्कूल के अंदर एक बैच में 400 बच्चे हैं, तो क्या 400 बच्चे एक दूसरे को जानते होंगे? नहीं, 400 बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। तो यानी यहाँ पे आएगा वन अनदर, जहाँ पे दो से ज्यादा बच्चे हैं, ऑब्वियसली सबने एक दूसरे को किया। तो यहाँ पर एवरीवन बिड वन अनदर गुड बाय, सबने एक दूसरे को गुड बाय किया आफ्टर दी फेयरवेल। स्कूल की फेयरवेल होने के बाद सबने एक दूसरे को गुड बाय टाटा बाय बाय कर दिया। समझ में आ गया बच्चों ये कैसे होगा? तो ईच अदर दो के बीच का कंपैरिजन होता है, वन एंड अदर मोर से दो से ज्यादा के बीच की बात होती है। वैसे ही अब हमारे पास आता है बच्चों तीसरा केस। तीसरा केस जो हमारे पास है ना वो है नाइदर का और नन का। नाइदर का और नन का। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और नन का मतलब होता है सब में से कोई नहीं। का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला neither of his two sons were ready to help him. नाइदर ऑफ द टू सन्स, यानी दोनों में से कोई भी बेटा राजी नहीं हुआ उनकी मदद करने के लिए। नाइदर ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर मतलब दो के बीच की बात हो रही है, नाइदर ऑफ का मतलब हो गया दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द टू सन्स वर रेडी टू हेल्प हिम, दोनों भाइयों में से कोई भी उनकी मदद करने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ? दोनों भाइयों में से, दोनों भाइयों में से, ये दो के बीच में बात हो रही है, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ रेडी। यहां पर मैं कहती हूं नन ऑफ हिज फोर सन्स वर रेडी।
देखो अब यहां पर कितने बच्चे हो गए भैया, 4 बेटे हो गए। चारों बेटों में से, चारों बेटों में से कोई भी नहीं, चारों बेटों में से कोई भी नहीं। तो वहां पर अगर नाइदर लगा रहे हो मतलब दो की बात कर रहे हो, और अगर आप लोग बात करते हो नन की तो मतलब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यानी नन ऑफ हिज सन, मतलब चारों बेटों में से कितने भी, नन ऑफ हिज 4 सन या 5 सन 7 सन कितना भी, उनमें से कोई भी उसकी बात के साथ अग्री नहीं किया, वो लोग रेडी नहीं थे। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी हो जाते हैं खत्म। मैंने बीच में आई थिंक आप लोगों को, अच्छा यहीं पे रख दिया था मैंने वो, मैंने आप लोगों को छुड़वाए थे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। तो अब चलते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस के बीच में क्या फर्क होता है। ठीक है, डिटर्मिनर्स में भी हमने अब क्या सीखना है, पोजेसिव डिटर्मिनर्स सीखने हैं, और पोजेसिव डिटर्मिनर्स के साथ ही देखते हैं हमें पोजेसिव प्रोनाउंस पे क्या क्या होते हैं, ताकि हम दोनों के अंदर, पेपर के अंदर गलती ना करें। पोजेसिव डिटर्मिनर और प्रोनाउन में क्या फर्क होता है, मैं आप लोगों को 2 सेंटेंसेस लिख कर देती हूँ। दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक, इन दोनों सेंटेंसेस में एक फर्क है, आप लोगों को वो फर्क पहचानना है। हिंदी लिख कर देती हूँ। बच्चे ये रहे आपके 2 सेंटेंस, दिस बुक इज माइन एंड दिस इज माई बुक। फर्क बताओ। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी यहां पर मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मैं अपनी अथॉरिटी दिखा रही हूं। ठीक है, अथॉरिटी ओवर पोजेशन की, भैया इससे पहले कि मेरी किताब ले जाए मैं पहले बता दूं कि अरे ओ दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। ठीक है, ये मेरी किताब मेरी है, मतलब जब मैं बहुत पोजेसिव होकर बोल रही हूँ ना कि यह किताब मेरी है, डेयर यू टेक इट, तो यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर फोकस कर दिया, अथॉरिटी ओवर पोजेशन दिखा दिया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज, दिस कार, दिस हाउस इज theirs, यह घर उनका है, यह उनका घर है, यह घर उनका है। ठीक है, यह घर उनका है, तो यानी यहां पर मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मैं उस चीज के ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूं, यह घर उनका है, यह घर उनका है। तो बोल रहा है कि ये घर किसका है, ये घर उनका है, तो इस पर ज्यादा पोजेशन बनाने की कोशिश मत करना। जो भी वर्ड्स, जो भी प्रोनाउंस आपके लास्ट में लगते हैं सेंटेंसेस के, इसके अलावा इसके एग्जांपल है हिज, हर्स, योर्स, ये जो भी एग्जांपल होते हैं ना बच्चों, जो सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है मैम, फिर पोजेसिव डिटर्मिनर वो होता है बच्चों जो आपके ऑब्जेक्ट से पहले उसके पोजीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इसकी जो टोन होती है ना बच्चों, ये डेक्लेरेटिव होती है। डेक्लेरेटिव का मतलब हो गया कि बच्चों को बता रहे हो, आप बस अपना पॉइंट रख रहे हो, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, वो डेक्लेरेटिव है, वो अफर्मेटिव टोन की आप लोग बात कर रहे हो, आप ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते। जैसे मैंने बोला दिस हाउस इज देयर, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ दिस इज देयर हाउस, यार ये उनका घर है, यह उनका घर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम वहां लिखते दिस बुक इज माइन, यानी जब आप अथॉरिटी दिखाते हो अपनी चीज की, और जो भी आपका प्रोनाउन है अगर वो लास्ट में आता है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन का केस होता है। यहाँ पर ये कौन सा केस है बच्चों, ये है आपका पोजेसिव डिटर्मिनर का केस, जहां पर आपका डिटर्मिनर क्या है, डिटर्मिनर है आपका माई।
यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ और कौन से हो सकते हैं आपके पास। माय हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, देयर हो सकता है और योर हो सकता है। ये सारे केसेस आपके सेंटेंसेस में आ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो आप लोग। दैट इज योर फॉल्ट, कि वो तुम्हारी गलती है, वह तुम्हारी गलती है। यही मैं यहाँ ले आऊँ, यह गलती तुम्हारी है, यानी यहाँ पर मैंने गलती थोप दी उसके ऊपर। हाँ वो डेक्लेरेटिव टोन में है, पॉजिटिव टोन में है, बता रहा है, और यहाँ पर वो पोजेशन दिखा रहे कि हाँ भैया कुछ तो अथॉरिटी है उस चीज़ के ऊपर मेरी। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब देखते हैं बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर्स में हम लोग बहुत सारे क्वांटिफायर्स करने वाले हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग अलग से हमारे क्वांटिफायर्स का, आके हम लोग कौन से क्वांटिफायर्स को कवर अप करेंगे। तो क्वांटिफायर्स ना बच्चे वो होते हैं जो आपकी क्वांटिटी को बताते हैं। तो क्वांटिफायर्स कौन से हो गए हमारे पास? क्वांटिफायर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दो तरीके से चलते हैं। एक तो जिनको आप या तो काउंट कर सको या नहीं काउंट कर सको, तो वो काउंटेबल अनकाउंटेबल में आता है। एक बार लिख लेते हैं कि कौन से हमारे पास होते हैं। हमारे पास होता है बच्चों मच, हमारे पास होता है मैनी, हमारे पास होता है लिटिल, हमारे पास होता है फ्यू, हमारे पास होता है अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, हमारे पास होता है सेवरल। ये सारे के सारे क्वांटिफायर जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो हम इसी कैटेगरी के अंदर हैं। ठीक है, अ लिटिल, द लिटिल, सेवरल, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। ओह दो और रह गए, दो बहुत इंपॉर्टेंट वाले और रह गए। एक हमारे पास होता है सम और एक हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर, सम और एनी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आइए इसके आगे देखते हैं अब इनको हमें कैसे करना है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोगों ने करने हैं क्वांटिफायर्स। इसमें सबसे पहले ना बच्चों हम लोग मच एंड मैनी के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप बात करते हैं ना मच और मैनी की, तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आपके पास दो चीजें आती हैं। एक होती है काउंटेबल चीजें, और सॉरी अनकाउंटेबल चीजें, और एक होती है आपके पास काउंटेबल चीजें। काउंटेबल चीजें क्या होती हैं बच्चों? जिनको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 में गिन सकते हैं, यानी जिनकी गिनती पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ काउंटेबल की, तो जैसे मेरे पास आती हैं बुक्स, और मेरे पास आती हैं कैट्स, टेबल्स, चेयर्स, यानी वो चीज़ें जिनको मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ बच्चों, वो होती है मेरी काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल चीज़ें। और फिर आते हैं मेरे पास अनकाउंटेबल, कैन नॉट बी काउंटेड। इनको आप 1 2 3 में गिन नहीं सकते हो। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है राइस, आप चावल का एक एक दाना नहीं गिन सकते, आप शुगर नहीं गिन सकते, आप ऑयल की एक एक ड्रॉप नहीं गिन सकते, एटसेट्रा। तो जब भी आप बात करते हो अनकाउंटेबल चीज़ों की, तो बच्चों इनके साथ आप लोग लगाते हो मच, और यहाँ पर जब आप बात करते हो काउंटेबल चीज़ों की, तो आप लोग लगाते हो मैनी। अब मच को हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनका हम लोग अमाउंट बता सकते हैं, इनकी हम लोग क्वांटिटी बता सकते हैं इन केजीज, या इसका इन मेजरमेंट हो सकती है इसकी। ठीक है, ये काउंट नहीं होते, ये मेजर होते हैं। जैसे 1 लीटर तेल, 1 केजी शुगर, 1 केजी राइस, 1 बाउल राइस, यानी इनको आप इंडिविजुअली नहीं गिन सकते, आप इन्हें मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे देयर आर not much rice in the pan। पैन में ज्यादा चावल नहीं पड़ेगा, चावलों को गिन नहीं सकते। There are many books in the library। अब लाइब्रेरी में जो भी किताबें पढ़ी हैं बच्चों, उनको हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए हमने मैनी बुक्स लगाया, क्योंकि बुक्स हमारी काउंटेबल हैं। और यहाँ पर मच राइस ये क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे
अनकाउंटेबल है। तो क्वांटिफायर्स में जब भी हम बात करेंगे ना बच्चों, तो या तो वो चीजें काउंटेबल होंगी या वो चीजें अनकाउंटेबल होंगी। वैसे ही एक डिफरेंस होता है बच्चों सम के बीच में और एनी के बीच में। सम कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपका अफर्मेटिव चीजों के सवाल के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी जो भी आप लोगों के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वहां पर सम लगता है। ये आपके लगते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और जहां पर भी क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस प्लस जहां पर आप क्वेश्चंस को पूछते हो वहां पर आप क्या लगाते हो? वहां पर आप लोग लगाते हो एनी। अब कैसे? और यहां पर भी क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर आप चाहते हो कि यस में आए, क्वेश्चन आस्क्ड फॉर पॉजिटिव रिप्लाई, कि जहां पर आप चाहते हो कि आपको उस क्वेश्चन को पूछने के बाद उस चीज का एक पॉजिटिव रिप्लाई मिले, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वहां पर आप लोग सम लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, देयर आर सम कैंडीज, ये दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगते हैं, ठीक है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगते हैं, इसलिए उसी लिखा है देयर आर सम कैंडीज इन द जार, यानी कैंडी कुछ कुछ जार के अंदर कुछ कैंडीज पड़ी है। और अगर क्वेश्चन में आर देयर सम बॉयज इन द क्लास, क्या क्लास में कुछ लड़के हैं? और इसका आंसर अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, यस लगाओगे तो आप लोग लगाओगे सम। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं नेगेटिव में पूछती, आर देयर एनी बॉय इन द क्लास, आर देयर एनी बॉय इन द क्लास, इज देयर, सॉरी, आर देयर एनी बॉयज इन द क्लास, बॉयज इन द क्लास, ये क्या क्लास में कुछ बच्चे हैं? इसका आंसर में भी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं कहती हूं देयर आर हार्डली एनी कैंडीज लेफ्ट, हार्डली एनी कैंडीज लेफ्ट, तो यानी यहाँ पे हार्डली एनी कैंडी लेफ्ट क्या दिखाता है कि मैं नेगेटिव चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ऊपर देयर आर सम कैंडीज इन द जार, यानी इस सेंटेंस को मैं पॉजिटिव टर्म्स के अंदर दिखा रही हूँ। मैं किस में दिखा रही हूँ? मैं इसको पॉजिटिव टर्म्स में दिखा रही हूँ। समझ में आया बच्चों? आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एंड यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। दीज आर दी ओनली थिंग्स आर गिवन हियर एंड आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। यहां तक हमारे सम और एनी और मच और मैनी के डिफरेंस हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पर ना बच्चों, आप लोगों के लिए थोड़ा इजी करने के लिए हमने पहले से ही कुछ लिख लिया ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो आइए देखते हैं, जब भी आप सिर्फ फ्यू और लिटिल को यूज करते हैं तो आप कोई भी नेगेटिव आइडियाज को डिपिक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं बच्चों? आप नेगेटिव आइडियाज को दिखाते हैं। नेगेटिव आइडियाज इज अ फ्यू नॉट मेनी। जैसे मैंने बोला देयर आर, और ये किसके साथ लगता है बच्चों? फ्यू जो होता है ना, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये हमेशा काउंटेबल चीजों के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास के अंदर सिर्फ थोड़े से बच्चे हैं। और यहाँ पे ये जो सेंस है ना इसकी बच्चों, वो नेगेटिव सेंस है कि देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत थोड़े से बच्चे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया? ये फ्यू का केस हो गया। वैसे ही जब आप लिटिल की बात करते हो ना बच्चों, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जैसे मैंने बोला देयर आर ओनली, देयर इज ओनली लिटिल, देयर इज ओनली लिटिल टाइम फॉर बोर्ड्स, बोर्ड्स आने के लिए बहुत थोड़ा सा समय बच गया है। और ये क्या टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है, टाइम को आप गिन नहीं सकते। और ये नेगेटिव सेंस का एग्जांपल है, जिसमें आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई तेरे पास बहुत कम समय बच गया है पेपर्स के लिए। तो जब भी आप फ्यू की बात करते हो, नॉट मेनी गिनती में कम, और लिटिल यानी नॉट मच, ये अनकाउंटेबल और ये काउंटेबल के साथ यूज होता है। जब आप सिर्फ फ्यू और लिटिल की बात करते हो तो वो नेगेटिव आइडियाज को शो करता है। फिर जब बच्चों हम आ जाते हैं अ फ्यू और अ लिटिल के ऊपर, तो उसका मेथड जो होता है वो चेंज हो जाता है। और अभी आपको क्या दिखाएगा? ये अब आपको दिखाएगा कुछ पॉजिटिव आइडियाज। क्या दिखाएगा? पॉजिटिव आइडियाज। इसका मतलब है स्मॉल अमाउंट बट सम, थोड़ा है मगर है, थोड़ा मगर है।
थोड़ा है लेकिन है। तो अ फ्यू काउंटेबल के साथ, जैसे मैं कहती हूं देयर आर अ फ्यू कैंडीज इन द जार, यानी यहां पर मैं पॉजिटिव सेंस में उसको बोल रही हूं कि कैंडीज है, कैंडीज, देयर आर अ फ्यू कैंडीज इन द जार, कि है मतलब ठीक है कम है लेकिन है, थोड़ी होंगी लेकिन अभी भी है तो तुम खा सकते हो। तो ये पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। जैसे मैं कहती हूँ देयर आर अ लिटिल चांसेस फॉर योर सक्सेस, या देयर इज अ लिटिल चांस फॉर योर सक्सेस, ऐसा करते हैं। देयर इज अ चांस तो एक ही है, देयर इज अ लिटिल चांस फॉर योर सक्सेस। अ लिटिल, थोड़ा है मगर है। अब चांस को आप गिन नहीं सकते ना, क्वांटिटी में ही आएगा, 1 2 3 4 में तो आएगा नहीं। देयर इज अ लिटिल चांस फॉर यू, देयर इज अ लिटिल चांस फॉर योर सक्सेस, कि थोड़ा है चांस लेकिन है। तो जब भी आप लिटिल और फ्यू कहोगे तो वो नेगेटिव सेंस में जाएगा, अ लिटिल अ फ्यू की बात करोगे तो वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा। और एक हमारे पास आता है बच्चों द फ्यू और द लिटिल। जब भी आप बात करते हो द फ्यू और द लिटिल की तो इसका मतलब होता है नॉट मच बट ऑल, थोड़ा, थोड़ा ज्यादा नहीं है लेकिन सारा है, ज्यादा नहीं मगर सारा, ज्यादा नहीं मगर सारा, ठीक है, ज्यादा नहीं मगर सारा। जैसे मैं कहती हूँ ये काउंटेबल के साथ लगेगा फ्यू, जैसे आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास ज्यादा नहीं था लेकिन जितना था मैंने सारा खर्च दिया, ज्यादा नहीं था लेकिन जितना था मैंने सारा का सारा खर्च दिया। द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग आर ऑल सिलेक्टेड। वो थोड़े से बच्चे जो वहां बैठे हैं, ज्यादा नहीं लेकिन जितने हैं उन सारे के सारे बच्चे जो वहां बैठे हैं वो सब सिलेक्ट हो गए। तो अ फ्यू द फ्यू पॉजिटिव आइडिया दिखाएंगे, फ्यू और लिटिल नेगेटिव चीजों को दिखाएंगे, और द फ्यू एंड द लिटिल क्या दिखाएंगे, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो सब, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो सब। तो जैसे द फ्यू स्टूडेंट्स वर सिटिंग आर सिलेक्टेड, कि भले ही ज्यादा बच्चे नहीं बैठे लेकिन जितने भी बैठे हैं वो सब सिलेक्ट हो गए। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन जितना था मैंने सारा खर्च दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारे डिटर्मिनर्स हो जाते हैं खत्म, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे डिटर्मिनर्स को डिटेल में देखा है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल्स, हम लोगों ने देख लिए, हमने आर्टिकल्स कर लिया, हमने कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स कर लिया, हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव देख लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लिए, क्वांटिफायर्स देख लिए, पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस देख लिया। इसी के साथ बच्चों हो जाती है हमारी आज की क्लास एंड। आई होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन केस इफ एनीबडी हैज़ अ डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक और नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।